हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हमने फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के हवाले से एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर करना है। रीड करते हैं, सॉल्व करते हैं। सवाल को कहता है, अदील लिमिटेड रेगुलरली इन्वेस्ट इन एसेट दैट आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। ऑन 1st January 2018, AL issued 9% debentures at nominal value of rupees 80,000 to finance a similar investments in asset। एक कंपनी हमारे पास अदील लिमिटेड जो कि रेगुलरली एसेट्स में इन्वेस्ट करती है और वो एसेट्स फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे मेजर होते हैं। 1 जनवरी 2018 पे हमने 9% के कूपन पे एक डिबेंचर इशू किया और डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू 80,000 थी। इन्हीं एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए, इन्हीं एसेट्स के लिए फंडिंग अरेंज करने के लिए the management has decided to classify these debentures to be measured at fair value through profit and loss in order to avoid the accounting mismatch। चूंकि हम ये लोन ले रहे हैं एक ऐसे एसेट को बाय करने के लिए जिसे हम फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे मेजर करते हैं, तो अकाउंटिंग मिसमैच को अवॉइड करने के लिए हमारी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि चूंकि एसेट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे है, तो इस फाइनेंशियल लायबिलिटी को भी हम फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे मेजर करेंगे। The fair value of the debenture was 88,000 on 31st December 2018। There was no change in own credit risk of AIL in this period। कह रहा है पहले साल के आखिर में 31 दिसंबर 2018 पे इस डिबेंचर की जो फेयर वैल्यू है ना वो 88,000 हो गई और हमारी कंपनी के क्रेडिट रिस्क में कोई चेंज नहीं आया। अब हमारी कंपनी के क्रेडिट रिस्क में कोई चेंज नहीं आया, तो यानी कि जो भी फेयर वैल्यू का चेंज है वो सारा का सारा फेयर वैल्यू का चेंज मार्केट रेट के चेंज की वजह से आया है और इस सारा का सारा फेयर वैल्यू का चेंज आपका प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर आगे कहता है, द फेयर वैल्यू ऑफ द डिबेंचर वाज 82,000 ऑन 31st December 2019 and company has estimated that it includes 4,000 due to change in own credit risk as AL credit rating was dropped during the year। कहता है 31 दिसंबर 2019 पे हमारे इस डिबेंचर की फेयर वैल्यू 82,000 हो गई और कंपनी ये कह रही है कि इस फेयर वैल्यू में जो चेंज आया है ना, इसमें से 4,000 का चेंज कंपनी के अपने क्रेडिट रिस्क के चेंज की वजह से आया है, क्योंकि कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग है वो ड्रॉप हो गई है, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर खराब हो गई है। हमें मालूम है कि अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल हो, फाइनेंशियल लायबिलिटी की फेयर वैल्यू में जो भी चेंज आता है ड्यू टू मार्केट रेट, ड्यू टू चेंज इन मार्केट रेट, ये आपका फेयर वैल्यू का चेंज है, ये पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी की फेयर वैल्यू में चेंज आता है कंपनी के क्रेडिट रिस्क, कंपनी का क्रेडिट स्टेटस चेंज होने की वजह से, अब इस फेयर वैल्यू के चेंज को आप पीएनएल में नहीं बल्कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड करते हो। तो 2 साल की हमें जनरल एंट्रीज बनानी है। सॉल्व कर लेते हैं सवाल को, यहाँ देखिएगा। सबसे पहले 1 जनवरी 2018 पे हमें 80,000 मिले अगेंस्ट दी डिबेंचर्स। ठीक है, यहाँ पे अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल की जरूरत नहीं है क्योंकि आईआरआर भी नहीं दिया हुआ, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, कोई प्रीमियम, कोई डिस्काउंट, कुछ भी नहीं है। यानी कि जो कूपन है वही आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है। तो अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना लें ना बनाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको सिंपली वैसे ही मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले 1 जनवरी 2018 पे हमारे पास कैश डेबिट हुआ 80,000 से और फाइनेंशियल लायबिलिटी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल क्रेडिट हुई 80,000 से। फेस वैल्यू हमारी 80,000 है। कूपन कितना है सर? कूपन है हमारे पास 9% का। तो पहले साल के आखिर में 31 दिसंबर 18 पे हमें कूपन पे करना है, तो हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। कितने से? 80,000 रुपए का 9%। 80,000 का 9% बनेगा हमारे पास 7,200। तो 7,200 से हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट किया और कैश क्रेडिट कर दिया, कूपन पेमेंट और इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। अब ये एंट्री बनाने के बाद हमारे पास जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है उसकी कैरिंग अमाउंट आ रही है 80,000। कैरिंग अमाउंट आ रही है 80,000 और हमारी इस फाइनेंशियल लायबिलिटी की जो फेयर वैल्यू है वो है पहले साल के आखिर में 88,000। यानी कि इस फाइनेंशियल लायबिलिटी की फेयर वैल्यू 80,000 से बढ़कर 88,000 हो गई है। यानी कि हमारे पास फेयर वैल्यू में लॉस आया है। कितने का लॉस आया है? 8,000 का, 8,000 रुपए का। तो चूंकि ये फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है और सारा का सारा फेयर वैल्यू का चेंज मार्केट रेट के चेंज की वजह से आया, हमारे क्रेडिट स्टेटस, क्रेडिट रिस्क के चेंज की वजह से नहीं आया। ये सारा का 8,000 का चेंज हमारा पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। अच्छा, अगर कोई आप में से ये सोच रहा है कि सर ये फेयर वैल्यू तो बढ़ रही है तो लॉस क्यों आ रहा है? देखिए, एसेट के केस में जब फेयर वैल्यू बढ़ती है तो आपका फायदा है, लेकिन लायबिलिटी के केस में अगर फेयर वैल्यू बढ़ रही है यानी कि लायबिलिटी बढ़ रही है, यानी कि लायबिलिटी क्रेडिट होगी। जब लायबिलिटी क्रेडिट होगी तो आपके पास डेबिट लॉस हो रहा होगा। तो ये आपका 8,000 का फेयर वैल्यू का लॉस है, ना कि गेन। तुम्हारी एंट्री बनेगी फेयर वैल्यू लॉस पीएनएल में डेबिट, और फाइनेंशियल लायबिलिटी को इंक्रीज करना है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल क्रेडिट 8,000 से।
इसके बाद सेकेंड ईयर का एंड आया 31 दिसंबर 2019। सेकेंड ईयर के एंड पे भी हमें कूपन की इंटरेस्ट पेमेंट तो करनी होगी, तो हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट होगा और फाइनेंशियल लायबिलिटी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल क्रेडिट होगी सेम कूपन के नंबर से, दैट इज 7200। तो 7200 से हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, सॉरी फाइनेंशियल लायबिलिटी हम क्रेडिट नहीं करेंगे, हम कूपन की पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास से कैश क्रेडिट होगा। अब 31 दिसंबर 2019 पे हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी की कैरिंग वैल्यू कितनी है? सर हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी की कैरिंग वैल्यू है 88,000, क्योंकि आपने इसे ओरिजिनली 80,000 पे रिकॉर्ड किया था और पहले साल के आखिर में 8,000 से बढ़ाया था, तो हमारी कैरिंग वैल्यू 88,000। और हमारी फेयर वैल्यू कितनी है? सर सेकंड ईयर के एंड पे हमारे पास फेयर वैल्यू है 82,000। अब हमारी इस लायबिलिटी की फेयर वैल्यू कम हो रही है, अब हमारी इस लायबिलिटी की फेयर वैल्यू कम हो रही है, तो हमें यहाँ पे गेन हुआ है। कितना गेन हुआ है सर? हमें यहाँ पे गेन हुआ है 6,000 का। लेकिन इस सवाल के थर्ड पैरा में कहता है, सॉरी फोर्थ पैरा में, द फेयर वैल्यू इज 82,000 एट 31 दिसंबर 2019 एंड कंपनी हैज एस्टिमेटेड दैट इट इंक्लूड्स 4,000 ड्यू टू चेंज इन ओन क्रेडिट रिस्क एज कंपनीज क्रेडिट रेटिंग वाज ड्रॉप ड्यूरिंग द ईयर। अब देखिए एक चीज आपको समझा दूं कि अगर तो कंपनी का क्रेडिट रिस्क इंक्रीज होता है, अगर तो हमारी कंपनी का क्रेडिट रिस्क इंक्रीज होता है, तो ये कंपनी के लिए बुरी बात है। अगर तो मेरी कंपनी के हालात खराब हो रहे हैं, मेरी कंपनी का क्रेडिट रिस्क बढ़ रहा है, तो ये मेरे लिए बुरी बात है। जब मेरे लिए बुरी बात है, यानी कि अगर मैं लोगों से लोन लेने के लिए जाऊंगा तो लोग मुझे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन देंगे। अगर मेरी कंपनी के हालात खराब हो रहे हैं और मैं लोगों से लोन लेने के लिए जा रहा हूं, तो लोग मुझे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन देंगे। लेकिन मैं लोन पहले ही लेके आ चुका हूं, मैं लोन 1 साल पहले 2 साल पहले ही लेके आ चुका हूं। तो अगर कल को मेरे हालात बुरे होते हैं, तो मेरी लायबिलिटी की फेयर वैल्यू, मेरी लायबिलिटी की फेयर वैल्यू में जो गेन आएगा वो एज अ गेन रिकॉर्ड होगा। मेरी लायबिलिटी की फेयर वैल्यू में जो चेंज आएगा वो एज अ गेन रिकॉर्ड होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके हालात खराब हो रहे हैं और आप आज मार्केट में लोन लेने के लिए जाओगे, तो लोग आपको महंगा लोन देंगे, लोग आपको महंगा लोन देंगे, और आप पहले ही लोन लेके आ चुके हो सस्ते रेट पे। तो जब आप सस्ते रेट पे लोन लेकर आ चुके हो और आज आपको मार्केट में महंगा लोन मिलने वाला है, तो इसका मतलब है जो पहले वाला लोन लेके लिया था सस्ते इंटरेस्ट रेट पे, आज मुझे उस पर फायदा होने वाला है। आज मुझे उस पर फायदा होना है। नुकसान तो सामने वाले का है जिन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, नुकसान या इम्पेयरमेंट तो उन लोगों का जिन्होंने हमें लोन दिया था। हमारा तो फायदा है, हमारे हालात खराब हो रहे हैं और हम पहले बेनिफिशियल टर्म्स पे लोन लेकर आ गए थे। तो अगर हमारी कंपनी का क्रेडिट रिस्क बढ़ रहा है, लायबिलिटी की फेयर वैल्यू में जो चेंज आ रहा है वो फेयर वैल्यू का गेन है। और वाइस वर्सा, अगर हमारी कंपनी का क्रेडिट रिस्क कम हो रहा है, यानी हमारी कंपनी के हालात अच्छे हो रहे हैं, हमारी कंपनी का क्रेडिट रिस्क कम हो रहा है, अब आज अगर हम लोन लेने जाएंगे तो हमें अच्छे इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाएगा, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाएगा। लेकिन हम पहले ही एक लोन लेकर आ चुके हैं महंगे इंटरेस्ट रेट पे, तो अब हमारी पर्सपेक्टिव से हमारा नुकसान हुआ है, क्योंकि हम पहले महंगे इंटरेस्ट रेट पे लोन लेकर आ गए। आज हमारी कंपनी के हालात बेहतर हो गए, आज अगर लोन लेने जाते तो सस्ता लोन मिल जाता, सस्ते रेट पे लोन मिल जाता। तो अब कंपनी के पर्सपेक्टिव से लायबिलिटी की फेयर वैल्यू में जो चेंज आएगा, ये फेयर वैल्यू का चेंज लॉस कहलाया जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा रिवर्स वे में सोचना है आपने, क्योंकि आप एसेट साइड पे नहीं लायबिलिटी साइड पे हो। आपके हालात बुरे हो रहे हैं, आप पहले सस्ते में ट्रांजेक्शन करके आ गए हो, आपका फायदा हो रहा है। सामने वाले का नुकसान है जिसने आपको लोन दिया। आपके हालात बेहतर हो रहे हैं, आप पहले महंगे रेट पे लोन लेकर आ गए हो, आपका नुकसान हो रहा है क्योंकि आज मार्केट से सस्ते में लोन मिल जाता, अब ये आपके लिए लॉस है। तो हमारी कंपनी की क्रेडिट ड्रॉप हुई है, क्रेडिट रिस्क ड्रॉप हुआ है, तो 4,000 का जो इंपैक्ट है ये बेसिकली आपका लॉस है, सॉरी ये बेसिकली आपका गेन है। क्योंकि अगर आपकी कंपनी के हालात खराब हुए हैं, तो जो लोन हम पहले ही लेकर आ चुके हैं उस पर हमें फायदा हुआ है, हमें फेयर वैल्यू का गेन हुआ है। तो अब कैरिंग वैल्यू 88,000 है, फेयर वैल्यू 82,000 है, यानी कि 6,000 का टोटल गेन हुआ है। अब 6,000 के टोटल गेन का ब्रेकअप क्या है कि 6,000 के टोटल गेन में से 4,000 का जो गेन है वो हमारे क्रेडिट रिस्क के चेंज की वजह से है, वो हमारे क्रेडिट रिस्क के चेंज की वजह से है। और बाकी का जो 2,000 का गेन है ये मार्केट रेट के चेंज की वजह से। तो जितना क्रेडिट रिस्क के चेंज की वजह से गेन आया ये ओसीआई में रिकॉर्ड होगा, और जितना मार्केट रेट के चेंज की वजह से गेन आया ये आपका पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो रहा होगा। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी हमारे पास 31 दिसंबर 2019 पे फाइनेंशियल लायबिलिटी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी को 80,000 से कम करके 82,000 पे लाना है। फाइनेंशियल लायबिलिटी 6,000 से डेबिट,
फेयर वैल्यू का गेन पीएनएल में क्रेडिट 2000 रुपए और फेयर वैल्यू का गेन 4000 रुपए ओसीआई में। और ये जो 4000 रुपए ओसीआई में रिकॉर्ड हुआ ये हमारा क्रेडिट रिस्क के खराब होने की वजह से, क्रेडिट रिस्क की मूवमेंट की वजह से हुआ है, तो ये हमारा गेन ओसीआई में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन था फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के हवाले से, जिसमें हमारे पास लायबिलिटी की फेयर वैल्यू में मार्केट रेट और हमारी कंपनी के क्रेडिट चेंज का इंपैक्ट भी था। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखता हूं। थैंक यू।